साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अधिगम की हमारी यूनिट चल रही है और कल हमने एक वीडियो बनाया था। आपने कल अधिगम के अर्थ, अधिगम का अर्थ और अधिगम के मुख्य नियम के बारे में आपने पढ़ा है। अधिगम के गौण नियम को लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। 5 गौण नियम हैं, 3 मुख्य नियम हैं। टोटल नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं 8 में से 3 हम पढ़ चुके हैं। आगे के 5 नियमों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अधिगम के गौण नियम, अधिगम के गौण नियमों में थॉर्नडाइक ने पहला नियम बताया है बहुअनुक्रिया का नियम। इस बहुअनुक्रिया के नियम को बहुप्रतिक्रिया का नियम भी कह देते हैं, एक ही बात है। और ये जो बहुअनुक्रिया या बहुप्रतिक्रिया का नियम है, इसी पर थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आधारित है। अर्थात इसी नियम को आधार बनाकर थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का निर्माण किया है। बहुअनुक्रिया बहुप्रतिक्रिया का नियम आपने पहले कई बार पढ़ा होगा। थोड़ा नए तरीके से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साइकोलॉजी का नया रंग, नए तरीके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइकोलॉजी वही है, प्रेजेंट नए तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, सरल बनाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुअनुक्रिया का नियम क्या है देखिए, आपने सामान्यतः पढ़ा होगा बहुअनुक्रिया के नियम में जब कोई प्राणी किसी कार्य को पहली बार करने की प्रयास करता है या जब कोई प्राणी किसी नवीन कार्य को सीखना आरंभ करता है तो बहुअनुक्रिया ही करता है। और बहुअनुक्रिया करते करते वो अपनी गलतियों को कम करता चला जाता है और उस काम को करने में सफल हो जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुअनुक्रिया, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक लड़की की शादी हो गई तो अब बन गई वो एक घर की बहू बन के ससुराल पहुंची। अब इस बहू की एक खासियत है, इसको रसोई में 3 काम आते हैं। ये सिर्फ चाय, कॉफी और मैगी, ये 3 चीज ही बना सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आप भी जानते हैं, नई नई बहू आई है तो जाते ही तो रसोई में सारा काम सौंप नहीं दिया जाता कि सबका सब काम, पूरा का पूरा काम सौंप दिया जाता हो। धीरे धीरे बहू को सारे काम की जिम्मेदारी दी जाती है। 1 महीना हो गया इस बहू को ससुराल में आए हुए, अभी तक इसने रसोई का मुंह नहीं देखा। अचानक इसकी सास को एक दिन कहीं जाना पड़ जाता है और वो जाते जाते इससे कह जाती है कि आज रसोई में आज तुम काम कर लेना, खाना बना लेना। बहू की खासियत आपको पता है, चाय, कॉफी और मैगी के अलावा इसे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन बहू ने यूट्यूब खोला और जैसे तैसे आलू की सब्जी बना ली, ठीक है। अब रोटी बनाने के लिए यूट्यूब काम उपयोगी नहीं है, यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। रोटी बनाने के लिए खुद को प्रयास करना पड़ेगा। बहू ने आटा लगाया और रोटी बेलने की कोशिश की। पहली बार में रोटी बन गई इंडिया का नक्शा। लेकिन बहू ने प्रयास करना बंद नहीं किया, उसने दोबारा रोटी को आटा लिया, फिर से रोटी बनाने की कोशिश की, फिर किसी दूसरे देश का नक्शा, फिर किसी राज्य का नक्शा। ऐसा करते करते बहू गोल गोल रोटी बनाना सीख गई। मेरा कहने का मीन्स ये है, बहुअनुक्रिया करते करते उस काम को करने में क्या हो जाती है, एक्सपर्ट। और कौन सा नियम बन गया हमारा, बहुअनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक कहते हैं जब कोई प्राणी किसी नवीन कार्य को या नवीन कार्य को सीखना आरंभ करता है, नवीन कार्य को करना आरंभ करता है, तो वो उसे सीखने के लिए अनेकों प्रयास करता है, अर्थात बहुअनुक्रियाएं करता है। और प्रत्येक नवीन प्रयास में पहले की गई गलती को दोहराने से बचता है। ऐसा करते हुए, कैसा करते हुए, बार बार प्रयास करते हुए जो गलती हमने पिछले प्रयास में की है उनको दोहराने से हम बचेंगे। ऐसा करते हुए गलतियों की संख्या हो जाती है कम और प्राणी उस कार्य को करने में हो जाता है एक्सपर्ट। कौन सा नियम है, बहुअनुक्रिया का नियम। क्या कहता है, किसी भी कार्य को जो नया है उसे हम सीखने की कोशिश करते हैं तो उसे सीखने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते पिछली गलतियों को दोहराने से बचते हैं। ऐसा करते हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। दूसरा है गौण नियम का दूसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार क्या हुआ, अभी कोरोना लॉकडाउन की बात है, हम अपने घर चले गए और हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई। जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो संयोगवश हमने देखा है कि पानी की टंकियां कम पड़ जाती हैं और जब पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी होती है तो लाइट भी कम आती है, कई बार परेशान करती है। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि यार एक पानी का टैंक बना लेते हैं,
मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए, बोले मैं किसी काम से जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा और तू ये टैंक 2 आदमी बता दिए मुझे कि इन 2 आदमियों को बुला के ले आना और एक टैंक बनवा देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा यार कोरोना में घर बैठे क्यों ना 5,000 रुपये अपनी जेब में रखे जाएं और टैंक खुद ही बनाया जाए। मैंने फावड़ा उठाया और शुरू हो गया। ये मेरे पापा ने निशान लगा दिया। अब फावड़ा उठा के मैं शुरू हो गया, कभी यहाँ खोदता हूँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। 2 घंटे तक मैंने ऐसे काम किया। 2 घंटे पहले मुझे लग रहा था मैं अकेला ही बना दूंगा, लेकिन 2 घंटे में समझ में आ गया कि यह टैंक बनाना तेरे बस की बात नहीं है। तभी वहां से रास्ते में से एक मिस्त्री जा रहे थे जो मकान वगैरह बनाते हैं, आप जानते हैं। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे पूछा क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं पानी का टैंक बना रहा हूं। उन्होंने कहा ऐसे तो कभी नहीं बन सकता। तो मैंने पूछा फिर कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा पानी का टैंक बनाना है तो फिर एक काम कर, 2x2 के ब्लॉक बना। 2x2 के ब्लॉक मतलब 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा। मैं 2x2 के ब्लॉक बनाता गया और कुछ ही दिनों में मैंने अकेले ने टैंक का क्या कर दिया, निर्माण। कहने के मेरा तात्पर्य यह है किसी भी कार्य को एक साथ करने की अपेक्षा उसे अंशों में या टुकड़ों में विभाजित करके पूरा करने का प्रयास किया जाए तो वह कार्य सरलता और शीघ्रता से क्या हो जाता है, संपन्न। पूरे सिलेबस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, संभव नहीं है। हम क्या करते हैं, पर डे हम इतना पढ़ेंगे ये तय कर लेते हैं और ऐसा करते हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। किस नियम पे आधारित होकर हम पढ़ाई करते हैं, आंशिक क्रिया के नियम पर। आंशिक क्रिया का नियम कहता है किसी भी कार्य को एक साथ करने की अपेक्षा अंशों या टुकड़ों में विभाजित करके किया जाए तो वो सरलता और शीघ्रता से क्या हो जाता है, संपन्न। गौण नियम में तीसरा नियम है मानसिक विन्यास अथवा मनोगति का नियम। आपको मैंने मुख्य नियम में एक नियम पढ़ाया था और उस नियम का नाम है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम का विस्तारित रूप है मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम। तत्परता के नियम में हमने पढ़ा था अधिगमकर्ता अर्थात जो सीखने वाला है, सीखने के लिए तत्पर होगा तो सीखेगा और तत्पर नहीं होगा तो नहीं सीखेगा। मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम कहता है जितने अनुपात में मानसिक रूप से तत्पर होगा उतने ही अनुपात में सीखेगा। इसका मतलब अगर आपकी कंसंट्रेशन पढ़ते समय यहां पर 50% है, 50% एकाग्रता के साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं तो आप 50% सीखेंगे। आप 100% आपकी कंसंट्रेशन यहां पर है तो आप 100% सीखेंगे। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सर जब पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो हम आपस में बात करने लग जाते हैं। हमारे बात करने के दौरान सर ने क्या बोल दिया, क्या पढ़ा दिया, ये हमको पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। ठीक वैसे ही थॉर्नडाइक कहते हैं मानसिक विन्यास या मनोगति के नियम में कि आपकी जितनी कंसंट्रेशन होगी सीखते समय आप उसी अनुपात में सीख कर जाएंगे। हम कई बार कहते हैं ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, अर्थात हम उपस्थित तो हैं पर मस्तिष्क हमारा सक्रिय नहीं है, इसीलिए हम वहां बैठे होने के बाद भी सीख नहीं पाते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके कोई दूर के रिलेटिव हैं, साल 2 साल में आपके घर आते हैं। अब की बार वो आपके घर आए हैं और उस राज्य की जहां पर वो रहते हैं वो फेवरेट मिठाई लेकर के आते हैं। आपको भी बहुत पसंद है, आपके अलावा 2 भाई बहन और हैं घर में, उनको भी बहुत पसंद है। आपने जैसे ही आज कोचिंग आने के लिए या कहीं काम पे जाने के लिए या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपने अपनी एक्टिवा निकाली, दरवाजा खोला, एक्टिवा निकाली, इतने में एक ऑटो रुका, आकर के आपने उसमें से देखा मौसा जी और मौसी जी दोनों आए और उनके हाथ में वो कैरी बैग है जिसमें मिठाई रखी हुई है, मिठाई वाले की दुकान का थैला है। अब क्या होता है, आप कोचिंग में आगे पढ़ने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि आपके दोनों भाई बहन आज घर पे ही हैं, वो घर रहेंगे और दोनों ही मिठाई को बहुत पसंद करते हैं। आपके भाई की स्थिति तो और भी खराब है, वो एक साथ बैठकर नहीं खाता, वो बॉक्स को फ्रिज पे रख लेता है खुला और कभी इधर से आए 2 पीस उठाए, कभी उधर से आए 2 पीस उठाए, इस तरह से खाता है। और ये आप भी जानते हैं कि इस तरह से मिठाई खाने वाला व्यक्ति अनलिमिट मिठाई खा सकता है, 1 किलो 2 किलो को अकेला ही निपटा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो कंसंट्रेशन क्लास में लेकर के बैठे, जब जब आपको मिठाई और आपके भाई बहन की स्थिति याद आएगी तब तब आपका ध्यान भंग होगा।
क्यों होगा? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन वहां चली जाएगी, और जब जब आप टीचर की बात सुन रहे होंगे आपको उसकी पढ़ाई हुई बातें समझ में आने लगेंगी। मेरा कहने का मीन्स ये है, जितने अनुपात में मानसिक रूप से सक्रिय होंगे आप उतने ही अनुपात में सीखेंगे और उतना ही आप अपने ज्ञान को क्या कर पाएंगे? ग्रहण। गौण नियम का चौथा नियम है जिसे हम कहते हैं आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम कहता है, थॉर्नडाइक के अनुसार आत्मीकरण का नियम कहता है किसी भी ज्ञान पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, दोनों में संबंध स्थापित करना, दोनों को हृदय में समाहित कर लेना, जिससे ज्ञान के भंडार में क्या हो जाती है? वृद्धि। उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मीकरण। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना साचर्य भी कहलाता है, लेकिन किसके अनुसार? जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक के अनुसार जो साचर्य है, थॉर्नडाइक के अनुसार वो क्या है? आत्मीकरण है। पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। कल आपने सीखा था अधिगम के मुख्य नियम से संबंधित बातें आपने कल सीखी थी। आज मैंने आपको गौण नियम के बारे में बताया है इस वीडियो में। अब आप क्या करोगे? इनको आपस में जोड़ दोगे और आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। आपने कल जो सीखा था उसको आज के साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया। ज्ञान के भंडार में क्या हो गई? वृद्धि। इसी को थॉर्नडाइक ने क्या नाम दिया है? आत्मीकरण। अब पांचवा जो नियम है वो है साचर्य परिवर्तन का नियम। साचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है? एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग, ये एक परिस्थिति है, ये रही, ठीक है। एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरी विपरीत परिस्थिति में भी, नहीं आई बात समझ में? एक परिस्थिति ये वाली है, दूसरी विपरीत परिस्थिति ये वाली है। आपने इसमें कोई ज्ञान सीखा, उपयोग आप इसमें कर रहे हैं। किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरी विपरीत परिस्थिति में भी पहले के समान किया जाए। इसका मतलब परिस्थिति तो चेंज हो गई लेकिन आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसे हम कहते हैं साचर्य परिवर्तन का नियम। परिस्थिति चेंज हो जाए, पहले परिस्थिति थी ऐसी, ठीक है, अब परिस्थिति हो गई ऐसी, लेकिन आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ। आपने जो इस परिस्थिति में सीखा था उसी का प्रदर्शन आप इस परिस्थिति में कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कौन सा नियम लागू होगा? साचर्य परिवर्तन का नियम। एक उदाहरण देता हूं। चिंटू जिसकी उम्र है 10 साल, चिंटू अपने माता पिता के साथ पहली बार एक रिश्तेदारी में ब्याह शादी के फंक्शन में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, उसकी पूरी फैमिली गई है, उसके संग के जो दूसरे रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं। हंसी मजाक होता है, गाना बजाना होता है, डीजे बजता है, खाना पीना, ये सब कुछ चलता है। अब चिंटू पहली बार अपने माता पिता के साथ गया था घर से बाहर। अब क्या होता है, 6-8 महीने बाद उसी रिश्तेदारी में एक बुजुर्ग की डेथ हो जाती है। चिंटू की पूरी फैमिली वापस जैसे शादी में गई थी वैसे ही फिर से इकट्ठी होकर के जाती है। चिंटू ने वहां पहुंचकर गाड़ी में से देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और वो अक्सर वो सभी लोग इकट्ठे हुए लगभग जो शादी के समय में थे। चिंटू गाड़ी में से उतरा और अपनी बराबर की उम्र के बच्चे के पास जाकर के पहुंचा और वहां जाकर के उसने बच्चे से पूछा, यार अब क्या हो गया, तुमने फिर से बहुत जल्दी बुला लिया हमको। जो दूसरा बच्चा था उसने कहा, यार मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। तो चिंटू बोला, दादाजी एक्सपायर हो गए, कब हुए? तो उसने कहा, मेरे दादाजी सुबह 4 बजे। चिंटू ने घड़ी देखी, चिंटू बोला, यार अब तो 12 बज रहे, तुमने डीजे वीजे तो मंगावा या नहीं है, खाना वाने का प्रोग्राम तो किया ही नहीं है, कुछ अरेंजमेंट ही नहीं दिख रहा, डीजे कब बजेगा? मेरा कहने का मीन्स ये है, जो उसने शादी के फंक्शन में सीखा था व्यवहार, उसी व्यवहार को उसने दुखद घटना के समय में क्या कर दिया? अप्लाई। तो परिस्थिति तो चेंज हो गई लेकिन चिंटू के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसी को हमने क्या नाम दिया? हमने अर्थात थॉर्नडाइक ने क्या नाम दिया है? साचर्य परिवर्तन का नियम। ये अधिगम के नियम हम पढ़ रहे थे। मुख्य नियम हमने कल पढ़े हैं, आज हमने गौण नियम का टॉपिक पूरा किया है। हमारी ऐसी वीडियोज देखने के लिए और आपका सिलेबस अगर आप पूरा करना चाहते हैं उसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पॉलिटिकल साइंस, आपको इंग्लिश और अन्य विषयों की भी अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे और अच्छे से आपका कोर्स कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।